जय हिंद चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया, मस्त, झकास और अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th की जर्नी को, जहां पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर से है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें सिलेबस में स्पेशली मेंशन है और कुछ चीजें इन चीजों को पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ेगी, जैसे रियल नंबर के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि सारे ही नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स की तो आप बोल रहे हैं कि सारे ही नंबर रियल नंबर्स होते हैं, तो क्या रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे नॉन रियल नंबर्स? बिल्कुल, नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो क्या इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं? नहीं, इनके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 11th में। यहां पर सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर्स जो नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -3, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो उनको हम सभी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या नॉन रियल नंबर्स। क्या बोला जाता है? नॉन रियल नंबर्स। तो यहां पर हमने एक जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर -1, इसको हमने सपोज कर लिया है कि ये क्या है? आयोटा, जिसको आयोटा को हम डिफाइन करते हैं आई से। इसके बारे में हम 11th में पढ़ेंगे। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? अब आते हैं हम रियल नंबर्स के ऊपर। तो रियल नंबर, सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तो फिर ये क्या होता है? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, या फिर नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स। बेटा ये सब ना बस बनाया गया है। बनाया गया मतलब सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, इनको बस डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। खत्म। चलिए, तो रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, मतलब रियल नंबर्स को वापस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को समझने से पहले कुछ और चीजें समझेंगे जो बेसिक क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th क्लास में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी पढ़ चुके हैं, बट यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास में ही नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू हम काउंटिंग करते हैं। जैसे अगर तारे हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी भी चीज की काउंटिंग करनी है, पर्सन की करनी है, फैन की करनी है, जिस भी चीज की हम काउंटिंग करेंगे तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। चलिए, तो अगर नेचुरल नंबर्स की मैं बात करता हूं तो 1 2 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट, अनंत तक कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स होते हैं जब भी नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए। होल मीन्स क्या होता है? पूरा या पूरे नंबर्स। तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या बिल्कुल कोई कमाने वाला नहीं हो, तो मतलब नाकारा, आवारा, जो भी आपको बोलना है, तो ऐसे पर्सन को भी हम काउंटिंग करते हैं, उसकी भी काउंटिंग करते हैं, भले ही उसकी इनकम जीरो से स्टार्ट हो या कुछ भी हो। तो जब भी जीरो के मतलब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है होल नंबर्स। यानी कि यहां पे कैसे होगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब नंबर की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगी तो उसको बोला जाएगा होल नंबर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा? तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर हो गया,
होल नंबर हो गया। अब आएगा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को ऐड कर दिया जाए। समझ में नहीं आया? यानी कि जीरो को तो लेना ही लेना है, यानी कि होल नंबर के साथ जब नेगेटिव नंबर्स को भी ले लिया जाए, नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर्स मेरे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर दिमाग की घंटी बजती है, तो बताइए, हमने तो नंबर्स कुछ इस तरह से भी देखे हैं, 3/2, 5/4, 4/3, इन नंबर्स को क्या बोला जाता है? तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर हम आ रहे हैं। इन नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। क्यों बोला जाता है वो देखिएगा जरा। तो जिन भी नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जाए, क्या बोला गया है? सबसे पहले हेडिंग आएगी रैशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो जिन भी नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ जीरो। q सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, और p एंड q क्या है? इंटीजर्स है। यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या नहीं होना चाहिए? q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 1/3, तो 1/3, 1 और 3 क्या है? यहां पर इंटीजर्स हैं, और q क्या नहीं है? जीरो नहीं है ना? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो उसको बोला जाएगा अनडिफाइंड। जैसे अगर किसी ने लिख दिया 2/0, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। इसको डिफाइन नहीं किया जा सका है अब तक, और ना ही किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड चीजें हैं, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो जिन भी नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, उन नंबर्स को बोला जाता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है तो इरेशनल पता होगा। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, या फिर मैं बोल दूं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, और जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 15। क्या 15 के रूट 15 की वैल्यू आप लोगों को पता है? आप बोलोगे नहीं। तो इस तरह के नंबर, या फिर सारे प्राइम नंबर्स। अभी आप बोलोगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो अभी मैं बताऊंगा। प्राइम नंबर्स दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर 2, 3, यानी कि जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता हो। इनकी वैल्यू क्या निकाली नहीं जा सकती? निकाली जा सकती है, पर वो टर्मिनेटिंग नहीं होती है। इरेशनल नंबर में एक और नंबर होता है पाई। अभी मैंने बोला टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? वे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 3.25, ये एक नंबर था और ये टर्मिनेट हो गया है, बस इससे ज्यादा मैंने आगे नहीं लिखा कुछ भी। इसका मीनिंग हुआ 3.25। क्लियर है? एक नंबर मैंने लिखा, इसी को बोला जाता है टर्मिनेट या खत्म हो जाना। तो ये हो गए मेरे टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे हो गए? 4.328963285। इस तरह से ये क्या है? कभी खत्म ना होने वाले नंबर्स, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक और होता है रिकरिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा 8.3, हमने 9th में ये पढ़ा भी है। 8.3 के ऊपर बार, बार का मीनिंग हुआ कि ये बार बार आएगा। 8.3, 8.3, 8.3। तो ये है मेरे रिकरिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स, जो नंबर बार बार रिपीट हो। क्या एक ही डिजिट होता है जो बार बार रिपीट हो सकता है? नहीं, कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो सकते हैं। खैर, अभी हमें इतना कुछ नहीं जानना है, हमें सिर्फ पढ़ना था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर, जिनको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप तो पता नहीं क्या क्या लिख जा रहे हैं, हम अपने नोट्स कैसे बनाएंगे?
तो आपको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। इस चीज के लिए मैं बैठा हुआ हूं, मैं खुद आपको नोट्स बनाकर देने वाला हूं, मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास में या तो वीडियो देख लो या फिर नोट्स बना लो, या फिर 2 बार आपको देखना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए सिर्फ आप मेरे साथ जब भी बैठे तो एक रब कॉफी लेकर बैठे, बस। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा या करना है तो आप कर कर देखे, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दें, ठीक है। आपके सिलेबस को और आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तक को मैं बता दूंगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो आप सिर्फ समझ में आना चाहिए, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो फटाफट कमेंट करो, या फिर मेरे पर्सनल नंबर को लिखो। इस नंबर पे आपको सबसे पहले तो क्या करना है, खुद को रजिस्टर्ड करवाना है। क्या रजिस्ट्रेशन के पैसे लगेंगे? बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपसे आपका नाम, एड्रेस, स्कूल का नाम, पेरेंट्स का नाम, ये सब कुछ पूछा जाएगा, बस। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपके बाद आप एक एक चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आप बताएंगे कि हाँ हमें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको उस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। कुछ भी चीजें समझ में ना आए कमेंट करो, या फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने पढ़ लिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। चलिए, कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब बारी आती है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 ही फैक्टर। पहले तो ये बताइए फैक्टर क्या होते हैं, है ना। फैक्टर दैट मीन्स जो किसी 2 नंबर से डिविजिबल हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, हम बात करते हैं 12 की, ठीक है। तो 12 किन किन नंबर से डिविजिबल है? तो हम इसको बोल सकते हैं कि 12 2 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, फिर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, और इट सेल्फ 12 से भी डिविजिबल है। यानी कि इतने सारे नंबर्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, चाहे यहां से रिपीट हो सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 12 इंटू 1, कुछ इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। पर कुछ नंबर्स जैसे 5 सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, एक तो 1 से और एक खुद से, इट सेल्फ, यानी कि 5 से। तो जो भी नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, या फिर उनका कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही हो, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो 2 नंबर से डिविजिबल रहेगा वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलेंगे कि सिर्फ जिनके 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 2 है और एक 5 है, यानी कि एक तो 1 है। जिन भी नंबर्स के फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ, क्या बोला मैंने, वे सारे नंबर्स जिनके फैक्टर या फिर डिविजिबल 1 एंड इट सेल्फ, या तो वो 1 से या इट सेल्फ से डिविजिबल हो, या फिर उनके फैक्टर 1 और इट सेल्फ हो, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो फिर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वे सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। या फिर ऐसे बोलो, जैसे अभी मैंने 12 का एग्जांपल लिया था, तो जो 2 नंबर से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होगा वो नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाता है। क्लियर हुआ? ध्यान से ये चीजें हमारे इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली है, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा और डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। तो नंबर सिस्टम में हमने देखा कि 2 तरह से होते हैं, एक तो रियल नंबर्स होते हैं और नॉन रियल नंबर्स होते हैं। फिर रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो सारे ही नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं? मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर्स को कुछ नंबर्स में ओड नंबर्स,
ओड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो वे सारे नंबर ओड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिविजिबल हो वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स हमने अभी देखा जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, those numbers who has more than two factors are called composite numbers। को प्राइम नंबर्स, यहां से जरा ये भी ध्यान रखना, ये भी काफी काम की चीज है। क्या बोला गया है? को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ, यानी कि जिनका एचसीएफ सिर्फ, अभी हमने एचसीएफ पढ़ा नहीं है पर शायद आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो जिन नंबर्स का एचसीएफ, अगर दो नंबर हैं मेरे पास ए और बी और उनका एचसीएफ क्या है? 1, प्राइम नंबर होने चाहिए ये ए और बी। अगर ए और बी प्राइम नंबर्स है और उनका एचसीएफ 1 है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स। चलो देखते हैं, जैसे 3 एंड 2, ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे 5 और 3, यानी कि 5 और 3। अगर इनको देखा जाए तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 2। और अगर ऐसे देखा जाए कि 3 और 5 के बीच में कितने डिजिट आएंगे? सिर्फ 1, जो कि क्या है? 4। क्या 2 और 3 को ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? 2 और 3 क्या ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर है? तो वे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आए या फिर उनके बीच में एक और डिजिट आए, वे सारे प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। चलिए, आई होप आप सभी को इतनी बातें क्लियर हैं। फटाफट हम सब कर देंगे अगर इतनी बात क्लियर है तो। चलिए, अब बारी आती है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन तो हमने इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है, यहां पर फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, x⁻² प्लस 2x प्लस 4। ये एक क्या है मेरे पास? इक्वेशन है। ठीक है, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लीजिए आप इसको। तो ये जो पोलिनोमियल है, अगर मैं इसको क्या करते थे हम? फैक्टराइजेशन करते। तो इसका फैक्टराइजेशन आप करोगे तो यहां पर 2x दैट मीन्स क्या आ जाएगा? x प्लस 2 एंड x प्लस 2। कुछ इस तरह से इसको फैक्टराइज कर हम लिखते थे। तो आपने यहां पर एक बात नोटिस की कि x अगर कुछ होता तो यहां पर उसमें 2 ऐड करना था तो एक डिजिट बनता, और यहां पर भी एक डिजिट बनता, और इनके बीच में क्या था? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। नहीं समझ में आया? चलो और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 6 की, ठीक है, तो 6 को मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज क्या होता है कि इसको मैं टुकड़ों में तोड़कर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दूं, जैसे 2 इंटू 3। अच्छा, अब समझ में आया। यानी कि किसी भी नंबर्स को दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा, आपने निकाला होगा कि जैसे अगर मुझे निकालना है 36 को फैक्टराइज करना है तो मैं इस तरह से फैक्टराइज करूंगा। यहां पर क्या है? एक इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल रहेगा। तो 2 1 जा 2, यहां से क्या आ जाएगा? 18। यहां से फिर वापस 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 1। दैट मीन्स मैं 36 को किस तरह से लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमने 8 क्लास में इसको और सिंप्लीफाई करना सीखा था। क्या सीखा था? कि अगर कोई चीज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स उसकी पावर्स को मैं क्या कर दूंगा? 2 इंटू 3 टू द पावर 2। और यही क्या कहलाता है? मेरा फैक्टराइजेशन। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अब आते हैं हम हमारी फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां पर यूज होने वाले एक एक वर्ड को अच्छे से समझा चुका हूं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बोला गया है? एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर्स को
एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हर कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या दिखाया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, अभी मैंने बताया जैसे अगर मैं बात करता हूं सिक्स, सिक्स क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे मैंने अभी लिखा था 2 इंटू 3, 2 भी क्या है मेरा एक प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है मेरा एक प्राइम नंबर्स। तो इनको, ये कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। इसी को मैंने बताया था कि ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन, और यहां पर भी लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मुझे 6 ही मिलेगा, कभी भी 8 नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे इतने समझदार तो हम भी हैं, ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 6। दैट मीन्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगर इनके ऑर्डर को ध्यान में ना दिया जाए, अगर जैसे मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, ऊपर लिखा था 2 इंटू 3 और नीचे क्या लिखा 3 इंटू 2, तो मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, ठीक है, ऑर्डर को चेंज किया है, पर हमेशा तो भी मुझे क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो उसने बोला गया है इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओक्यूर। जो प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। नहीं समझ में आया? अब एक बार और ध्यान से सब कुछ रख दो, कॉपी पेन सब साइड में रखो और सुनो। तो जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, या जो फिर मैं बोल दूं कि जो ये फैक्टराइजेशन है ये हमेशा यूनिक होगा। क्लियर है? बस इतनी सी बात है कि जो कंपोजिट नंबर्स है इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो फैक्टराइजेशन रहेगा ये यूनिक रहेगा। आई होप आप सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर एक और थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, इसको सिर्फ याद रखना, इसका प्रूफ कभी भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको नंबर्स के फॉर्म में लाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, ध्यान रखना, प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि प्रूफ नहीं पूछा जाता है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स A, देन जो A है उसको भी P डिवाइड करेगा। नहीं आई बात समझ में? मैं समझाता हूं, चलो। P यहां पर एक प्राइम नंबर है, इसकी जगह पर प्राइम नंबर को मैंने यहां पर ले लिया, अपन यहां पे ले लेते हैं छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिया 2, ये जो प्राइम नंबर है ये क्या है मेरा 2, और एक इंटीजर मैंने ले लिया a, तो इंटीजर ये मैंने ले लिया है यहां पर 6 ही ले लेते हैं। तो अगर मैं 6 की बात करता हूं, एक और चीज जो पिछली बात हम पढ़ चुके हैं उसको वापस से ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा था 6 इज इक्वल 2 इंटू 3, यानी कि मैंने 6 का क्या किया था, फैक्टराइजेशन किया था। तो ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये फैक्टराइजेशन बताता है कि ये जो प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो मेरा नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर इन दोनों के सिवा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं रहेगा उस खुद को छोड़कर। अब ये मत बोलने लग जाना कि सर इन दोनों के साथ साथ तो 6 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, पर एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि 6 किस किस से डिवाइड होगा, 2 से और 3 से, तो यहां पर आप ध्यान देना, अभी ये जो 6 लिखा हुआ था इसको फैक्टराइज किया मैंने 2 इंटू 3। तो अगर मैं बोलता हूं कि 6, यहां पे 6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 36। तो अगर मैंने बोला कि 36 को डिवाइड करता है 2, तो आप बोलोगे बिल्कुल 2 36 को डिवाइड करता है, तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों करता है ऐसा ध्यान देना, क्योंकि 36 आया कैसे, 36 आएगा 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू
2 इंटू या 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है अगर उसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो वापस मुझे वही नंबर मिलना है। अगर यहां से अगर ये डिवाइड हो सकता है, सपोज करता हूं कि यहां पर मैंने लिख दिया 7, तो जब 36 में 7 है ही नहीं तो वो उसको डिवाइड कैसे करेगा? अगर 36 के फैक्टराइजेशन में, क्योंकि 36 का फैक्टराइजेशन मैंने क्या लिखा यहां पर, 36 का फैक्टराइजेशन मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जब इसका फैक्टराइज किया मैंने इसको, तो इसमें जब 7 है ही नहीं तो 7 इसको डिवाइड कैसे करेगा? तो अगर किसी भी नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स वो उसके फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अगर वो मौजूद है तो वो उस नंबर में भी मौजूद होगा। जैसे यहां पर 2 था तो 6 में भी 2 आता है, इसीलिए 36 2 से डिविजिबल होता है। अगर नहीं होता तो ये डिवाइड नहीं होता। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो ज्यादा दिमाग पर लोड मत देना, ठीक है। सिर्फ इतनी बात याद रखना कि अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम हमें काम आने वाली है जब हम इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे तब, ठीक है। अभी इसको ध्यान रखना है। चलिए अभी हमने क्या देख लिया, फैक्टराइजेशन देख लिया। तो अब जो क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमें इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, लिखा हुआ है 140, 140 को फैक्टराइज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर क्या है, एक इवन नंबर है। तो 7 2 जा 14 और 0 70 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 35 टाइम्स, फिर ये 2 से नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है 8। फिर किससे जाएगा ये 5 से, कितने टाइम जाएगा 7 5 जा 35, फिर 7 से क्या चला जाएगा 1। दैट मीन्स मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि 140 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही क्या है इसका फैक्टराइजेशन। या फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है। ऐसे ही लिखा हुआ है 156 अब 156 को फैक्टराइज करेंगे, वापिस यहां पर एक इवन नंबर है दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल रहेगा। 7 2 जा 14 कैरी 1, 8 2 जा 16, यहां से क्या आ जाएगा 2 6 9 देन 3 1 3 13, ठीक है। दैट मीन्स मैं यहां से 156 को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही क्या रहेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है 234, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर एक इवन नंबर है। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 7। अब ये किससे चला जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये चला जाएगा हमारा 7 8 9 3 से चला जाएगा। 3 से करेंगे 3 3 जा 9 2 और 9 3 जा 27, फिर वापस 3 से जाएगा कितने टाइम 13 टाइम, 13 से चला जाएगा 1 टाइम। यानी कि मैं लिख सकता हूं 2 3 4, यानी कि 234 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है। आप बोलोगे बिल्कुल। अगला क्या है हमारे पास, तो अगला आप देखेंगे लिखा हुआ है 3825। इसको क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है। तो यहां से मैंने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 11 एंड 7 18 है ना। तो ये 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स मैं इससे इसको 3 से ही डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3, यहाँ से 2 टाइम्स 7 और कितना आ जाएगा 5 टाइम। क्लियर है। फिर यहाँ से वापस कितना 3 10 15, वापस ये 3 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है 3 6 और ये। क्लियर है। अब इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 2 7 7 4 11, और जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। तो अगला यहां से किससे डिवाइड होगा, ये 5 से। तो क्या आ जाएगा यहां से 8 5 जा 40 और 5 25, यहां से वापस 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, यहां से 7 टाइम दैट मीन्स 17। तो कहने का मतलब क्या हुआ 3825 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं 3 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। ये इतने बड़े बड़े नंबर्स देखकर डरना मत, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। ऐसे चुटकी बजा बजा के आप इनको सोल्व कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल दिमाग को धोनी की तरह रखना है, बिल्कुल मिस्टर कूल की तरह, है ना। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर आपने देखा कि 5005, ठीक है, 5005। तो आपको हमेशा एक नंबर याद रखना है जिसको बोला जाता है 1001। इसको याद रखना ये हमेशा बहुत परेशान करेगा, ठीक है। कैसे? तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है या इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? तो इसके फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर याद रख पाओ तो ठीक, नहीं रख पाओ तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ही। चलिए देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। 5005 सबसे पहले मैंने यहां पर देखा 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर 5 है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इनका सम 10 आ रहा है। तो किससे डिविजिबल रहेगा? 5 से। तो 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1001। अब आप देखोगे कि 5 के बाद डायरेक्टली ये किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा, ठीक है। क्योंकि 5 के बाद क्या आएगा मेरा प्राइम नंबर? 7। 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 कैरी आ जाएगा, यानी कि 7 4 जा 28, 28 2 यानी कि 3, 1 4 3। वो अब किससे डिविजिबल रहेगा ये? अब बारी आएगी हमारे 11 भाई साहब की। यहाँ से 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, फिर यहाँ पर आ जाएगा 13। क्लियर है? तो यहां से मैं 5005 को क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर इसी की जगह मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूं, मैंने दिया यहां पर 7007, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारो, मैं देख रहा हूं, है ना। और ध्यान से, कोई गलती ना होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ इस तरह के क्वेश्चन तो देगा नहीं, वो तो कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया था कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। तो फटाफट कमेंट में इसका आंसर दो। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। काफी बड़ा नंबर है, डरना नहीं है। 55 69 20। सबसे पहले मैंने देखा इवन नंबर है, दैट मीन्स किससे डिविजिबल रहेगा? 2 से। 2 2 जा 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 कैरी 1, 8 2 जा 16, ठीक है, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 एंड 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 0। फिर क्या आ जाएगा? वापस 0 आ गया, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल रहेगा। 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 1 1 जा 2 1 जा 2 एंड कैरी 5। यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। अब ये किससे डिविजिबल रहेगा? हाँ, ये भी 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से। तो ये किससे डिविजिबल है? अब 3 से। चलो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 एंड 5 3 जा 15। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 12, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। चलिए करते हैं 3 से। 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, 1 3 3 जा 9 एंड 5। क्या अब भी 3 से डिविजिबल है? तो 7 2 14, 14 और 8 22, दैट मीन्स ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ये किससे डिविजिबल रहेगा? 5 से। 5 1 जा 5 कैरी 2, 5 5 जा 25 कैरी वापस 2, 5 4 जा 20 एंड 7 5 जा 35। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 4 7 किससे डिविजिबल रहेगा ये? अब 5 से डिविजिबल नहीं है तो किससे रहेगा? 7 से। 7 से चेक करते हैं, बिल्कुल ये 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 7 2 जा 14, 7 2 जा वापस 14 एंड 7 1 जा 7। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर किससे डिविजिबल रहेगा ये? तो 7 के बाद ये किससे रहेगा? 11 से। 11 से भी नहीं है। 11 के बाद 13 से है क्या? 13 से चेक कर लेते हैं। तो 13 1 जा 13 कैरी 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 7 7 13 7 जा 91। फिर किससे डिविजिबल रहेगा? 17 से। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं? 69 20 इज इक्वल क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू
13 इंटू 17। ठीक है, ये यहां पर मैं सोल्व कर रहा था ताकि आप लोग अपना आंसर चेक कर सके। इसको आपको पहले सोल्व करना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है और रब कॉपी में फटाफट इसका सॉल्यूशन आपको करना है। क्लियर है? चलिए, अब बारी आती है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हमने थ्योरी जितना पढ़ना था, जितना सब कुछ समझना था, सब कुछ समझ लिया है अब तक। अब हम करेंगे क्लास में ही प्रैक्टिस। ये तो क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अभी आपको मैं और जैसे चैप्टर खत्म होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन ला ला कर दूंगा। मतलब हम इतने क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के कि ये चैप्टर या पूरा मैथ्स ही आपको इजी लगने लगे। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है इफ पी स्क्वायर इज इक्वल 32 डिवाइडेड बाई 50 देन पी इज एन। तो बताइए पी क्या है? एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, या फिर एक रैशनल नंबर है, या फिर एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो कुछ बच्चे फटाफट अभी करने लग गए होंगे पी स्क्वायर इज इक्वल 32 डिवाइडेड बाई 50। उन्होंने यहां से स्क्वायर रूट निकाल के उधर चढ़ा दिया होगा इस तरह से 32 डिवाइडेड बाई 50। अरे भाई शांति शांति, है ना। सबसे पहले मैंने यहां पर देखा कि यहां पर 32 और यहां पर क्या है 50। दैट मीन्स यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें से क्या कर दूंगा, 2 कॉमन जो दिख रहा है उसको हटा दूंगा, या फिर 2 से इसको कट कर देंगे। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25। दैट मीन्स यहां से मेरा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो बना हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल 16 डिवाइडेड बाई 25। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस साइड स्क्वायर रूट करेंगे। दैट मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 25, दैट मीन्स 4/5 प्लस एंड माइनस। याद रखना यहां पर ये जो आंसर आएगा 4/5, ये प्लस और माइनस दोनों का होगा। क्लियर है? प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो अब 4/5 क्या होता है? होल नंबर होता है? नहीं, होल नंबर तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होते हैं। दैट मीन्स होल नंबर नहीं होगा, इंटीजर होगा। अरे इंटीजर भी कहां डिवाइड के फॉर्म में होते हैं? वो तो होते हैं या तो नेगेटिव रहेगा, या पॉजिटिव रहेगा, या फिर 0 रहेगा। इंटीजर भी नहीं रहेगा। क्या इररेशनल नंबर रहेगा? इररेशनल नंबर तो वो नंबर्स होते हैं जो या तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, जिनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अगर √5 होता तो हम उसको बोल देते इररेशनल नंबर। ठीक है, बट ये तो सिंपली क्या है 4/5। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या रहेगा, रेशनल नंबर। तो P क्या है यहां पर हमारा, रेशनल नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आपको कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए जो हमने 6 7 8 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर P1 एंड P2 आर ओड प्राइम नंबर्स, P1 एंड P2 क्या है, ओड प्राइम नंबर्स हैं, और जो P1 है ये ग्रेटर देन है P2 से। तो अगर P1 का स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा, एक ओड नंबर रहेगा, एन ओड एंड प्राइम नंबर रहेगा। अब प्राइम नंबर रहेगा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही रहेगा? फटाफट वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, इसको समझो कि अच्छा अब तक हमने जो पढ़ा हुआ है ये हमें याद है या नहीं है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो अभी हम इसको समझो और खुद से करने की कोशिश करो, और फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारो ABCD, जो भी आपका आंसर आए। अब मैं इसको आपकी जगह होता तो कैसे करता? ठीक है, उसने बोला है कि ओड प्राइम नंबर्स है ये। तो ओड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहली बात तो प्राइम नंबर्स क्या रहेंगे, जिनके 2 ही फैक्टर हो। दैट मीन सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो मैंने यहां पर ओड प्राइम नंबर्स की बात करी तो क्या आएगा 3 5 7 11 इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूं जो कि बड़ा होगा। जैसे मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स क्या आएगा यहां से, आप बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। दैट मीन्स यहां से जो मेरा आंसर आएगा 16। 16 तो एक इवन नंबर है। ठीक है, एन इवन नंबर बिल्कुल एक ऑप्शन हो सकता है। क्या ओड नंबर हो सकता है? नहीं, ओड नंबर तो नहीं हो सकता। एन ओड प्राइम नंबर हो सकता है? भैया ओड तो सवाल है ही नहीं। क्या प्राइम नंबर हो सकता है? भैया 16 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो मेरा ऑप्शन तो यहां से क्लियर हो गया। फिर भी एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या मैं इसको इस छोटे से यहां पर इतनी सी कैलकुलेशन के बाद छोड़ दूंगा? नहीं, एक और बार मैं ट्राई करूंगा। मैंने अगला यहां पर ले लिया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 49 माइनस
5 का स्क्वायर 25। यहां से मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और यहां से क्या आ जाएगा 2, 24। 24 वापस से क्या आया, एक इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखना एक और चीज, ये तो मेरे को नहीं पता था बेसिक्स वगैरह, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब 8th क्लास पर पहुंचते हैं, लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्या लिख दिया उसने, P1 P2 के फॉर्म में लिख दिया है, बट यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब दूसरी चीज, अगर ये ओड प्राइम नंबर्स हैं या ओड नंबर्स हैं तो ओड नंबर का सब्ट्रैक्शन और ओड नंबर का एडिशन हमेशा क्या होता है, इवन नंबर। ओड माइनस ओड हमेशा क्या होगा, इवन। समझ में नहीं आया, 7 माइनस 5 करूंगा तो क्या आएगा 2, 9 माइनस यहां से क्या कर देता हूं 5 तो भी क्या आएगा 4। तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। अच्छा, हमें सिखा रहा है, चलो ओड प्लस ओड करूंगा तो भी क्या आएगा, इवन नंबर। कैसे, 7 प्लस 5 कर देख लो क्या आया 12। अच्छा, 11 प्लस 13 कर देख लो क्या आया 24। अरे बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब यहां से भी मुझे क्या मिलने वाला है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां से भी मुझे मिलेगा इवन, और यहां से भी क्या मिलेगा इवन। और इवन का हमेशा मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, तो वो रहेगा इवन। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। क्लियर है। और जब भी ये ऐसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है, तो ये हमेशा किसका मल्टीप्लिकेटिव रहेगा, 4 का, ठीक है। ये हमसे पूछा नहीं गया, अगर जनरली आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल रहेगा या 4 का मल्टीपल रहेगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओहो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक नंबर था उसको हमने, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ट्री फैक्टराइजेशन है, क्या बोलते हैं इसको, ट्री पेड़ है ना, इसको बोला जाता है ट्री फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्लियर है। यहां पर इसको ट्री के फॉर्म में बना दिया है, ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं इसलिए इसको बोला जाता है ट्री के फॉर्म में। क्लियर है। ओके, चलिए, तो ये कहना क्या चाह रहा है, जब आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर ये जो एक्स है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स। तो भैया अगर मुझे एक्स निकालना है तो एक्स कैसे निकलेगा, 5 इंटू 2783, यानी कि 2783 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या निकल आएगा, एक्स। फटाफट अपनी रफ कॉपी में मल्टीप्लीकेशन कर लो, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरी स्पीड फास्ट होगी, अगर आप करोगे तो आपकी फास्ट होगी। तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 8 5 जा 40, 41 कैरी 4, और यहां से क्या आ जाएगा 39 कैरी 3, और यहां से क्या आ जाएगा 13। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 13,915। अब ऐसे ही क्या बोला, ऐसे ही यहां पर मुझे x फाइंड करना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहां पर y और 253 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, आप बोलोगे 2783। क्लियर है। दैट मीन्स मुझे अगर वैल्यू y की फाइंड करनी है तो y को यहीं रखूंगा, इसको कहां कर दूंगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो y इज इक्वल 2783 डिवाइडेड बाय 253। जैसे ही इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम। यहां से क्या बच जाएगा 253, दैट मीन्स वापिस क्या आ जाएगा 1 टाइम। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से 11। इसी तरह अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 253। दैट मीन्स अगर मैं 11 से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी 11 2 जा 22 कैरी 3, तो 3 टाइम्स, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी 23। अगर अब तो थम्स अप कर दो भाई लोग, फटाफट लाइक करो फटाफट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी बता दो कि कुछ बात इस टीचर में भी है भैया, फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, दिल खुश कर दो बिल्कुल।
दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए भैया मेरा, है ना। हाँ फटाफट फटाफट, लाइक लाइक जल्दी करो, लाइक करो लाइक करो। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। अभी मैं आपको इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। यही पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ पाई इज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। और एक और चीज मैंने बताई थी, ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो पाई एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमेशा हमें 3.1432 और समथिंग 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 चलता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। आप बोलोगे कि हम तो अब तक पढ़ते आए हैं कि इसकी वैल्यू होती है 22/7। जब इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो भैया ये आप इरेशनल कैसे बोल रहे हो इसको, ये तो फिर रेशनल नंबर होना था, आपने इरेशनल नंबर कैसे बोल दिया। तो भैया ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, इससे पहले इसको बोला जाता था 221 डिवाइडेड बाई 71, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्लियर है। तो पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 22/7 या फिर 3.14 तक ही इसको मान लेते हैं या सपोज कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, ना तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिकरिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज माई राइट आंसर। पाई टर्मिनेटिंग है ये गलत है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये सही है, पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा तो है ही नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। चलिए अभी मैंने आपको बताया था चलिए बता दीजिए तो इस फटाफट इसका क्वेश्चन, वीडियो रोको पॉज करो इसको फटाफट, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है जो कि लिखा गया है 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड ओड प्राइम नंबर्स एंड ओड कंपोजिट नंबर्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जब तक मैं इसको सोल्व करके बता देता हूं। ठीक है, अभी फटाफट मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे यहां पर ए क्या है मेरा 119, तो 119 माइनस 11 एंड 119 प्लस 11, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, 19 से 11 चला जाएगा तो यानी कि 18 यानी कि 108 इंटू, या फिर ब्रैकेट ही रहने देते हैं, यहां से क्या मिल जाएगा मुझे 20 एंड 30। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर से। अगर मैं इन दोनों को वापस से मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक कंपोजिट नंबर्स। क्या प्राइम नंबर मिल सकता है, बिल्कुल नहीं, प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अगर मैं इन दोनों को भी देखूंगा तो दो फैक्टर्स हो गए और ये खुद इनके अंदर फैक्टर्स छुपा कर रखे हुए हैं, तो प्राइम नंबर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है मेरा वो हो गया कैंसिल। एन ओड प्राइम नंबर्स, जब प्राइम नंबर नहीं है तो ओड प्राइम नंबर कैसे आएगा, और ये दोनों क्या है, इवन है, और इवन इवन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा, इवन। फिर एन ओड कंपोजिट नंबर, अभी बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, या ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा मेरा राइट आंसर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है, कंपोजिट नंबर। चलिए अच्छी बात है, प्रूव दैट। एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझना इसको ध्यान से, ये अच्छों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे आराम से। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर एन, यहां पर ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, फॉर विच 4 टू द पावर एन एंड्स विथ द डिजिट 0। कहने का मतलब नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो कि 4 टू द पावर n क्या लिखा हुआ है, 4 टू द पावर n
एन की ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो एन की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जो मेरा आंसर मुझे यूनिट डिजिट पर क्या आए, 0। ठीक है, एन की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि यूनिट डिजिट पर मुझे क्या आना चाहिए, 0। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर हम हमारे सिलेबस के ऊपर आएंगे, फिर मैं इसको बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, कैसे करना है। ठीक है, अब पहले अगर मैं बात करता हूं 4 टू द पावर 1 से सोल्व करता हूं इसको। 4 टू द पावर 1 दैट मीन्स क्या रहेगा, 4। यूनिट डिजिट क्या आया यहां पर, 4। 4 टू द पावर 2 दैट मीन्स क्या आएगा, 16। यूनिट डिजिट क्या आया यहां पर, 6। यहां पर क्या आया, 4। यहां पर क्या आया, 6। 4 टू द पावर 3 दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 64। यूनिट डिजिट क्या आया, आप बोलोगे 4। ऐसे ही 4 टू द पावर 4 करता हूं दैट मीन्स क्या आएगा, 256। यूनिट डिजिट क्या आया यहां पर, 6। ऐसे ही मैं बढ़ता जाऊंगा, यहां पर भी मैं बढ़ता जाऊंगा। तो मैंने देखा कि अगर 1 पावर है दैट मीन्स 4, 2 पावर है दैट मीन्स 6, 3 पावर है दैट मीन्स वापिस 4। तो अगर यहां से मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं कि अगर 4 की पावर एक ओड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट पे मुझे क्या मिलने वाला है, 4। और अगर 4 की पावर इवन है दैट मीन्स हमेशा ही मुझे यूनिट डिजिट पर मिलने वाला है 6। या तो नंबर्स ओड रहेंगे या नंबर्स इवन रहेंगे। तो कोई सी भी एन की वैल्यू या तो ओड रहेगी या फिर इवन रहेगी, और मुझे हमेशा मिलने वाला है 4 और 6। 0 कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। अब इसको मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक बात बताई आप लोगों को, और आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर की होल पावर n, यही लिखूंगा। इसको मैं ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, और तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 2n। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने 8 क्लास में पढ़ा हुआ था कि अगर लिखा हुआ है a टू द पावर m दैट मीन्स a का मल्टीप्लाई मुझे कितने टाइम्स करना है, m टाइम्स। क्लियर है। इसी तरह से मुझे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, आप बोलोगे 2n टाइम्स। यही है इसका मतलब, आप बोलोगे बिल्कुल इसका मतलब तो यही निकला। अच्छा, तो 2 को 2 से कितनी ही बार में मल्टीप्लाई करूं मुझे 0 नहीं मिल सकता। ये बात तो हम पहले ही देख चुके हैं कि 0 तो मिलना नहीं है। पर 0 मिलता कैसे है ये ध्यान देना। अगर 0 में सबसे पहले अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं काउंटिंग को, तो सबसे पहले 0 मुझे कहां मिलता है, 10 पर। अब इस 10 को मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं, तो 2 इंटू 5। तो 2 और 5 का यहां पर क्या मिला मुझे, एक पेयर। तो अगर मुझे यूनिट डिजिट पर या अपने नंबर्स में 0 चाहिए तो पेयर चाहिए मुझे 2 और 5 का। चलो कोशिश करते हैं अगले नंबर पर जिसमें आया 20। तो 20 के फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2 इंटू 5। यहां पर भी मुझे एक पेयर मिल गया 2 और 5 का। दैट मीन्स कितनी जीरो आ गई यहां पर, एक जीरो। अगर मैं बात करता हूं 100 की, तो 100 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर मैं पेयर्स की बात करता हूं तो एक पेयर तो ये बन गया, और एक पेयर कौन सा बन गया, ये। तो 2 पेयर बने, दैट मीन्स कितनी जीरो आ गई, तो आप लोग बोलोगे 2 जीरो आ गई। तो एक बात यहां से एक और बात समझ में आई कि अगर किसी भी नंबर में मुझे 0 चाहिए तो उसके फैक्टर्स के फॉर्म में या मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर्स के फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर। तो यहां पर क्या ऑप्शंस है, किसकी ऑप्शंस है यहां पर, आप बोलोगे 5 की। तो बस मुझे यहां पर यही लिखना है कि यहां पर क्या नहीं है, 5 नहीं है। अगर मुझे 0 चाहिए तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, 5। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट एनी नेचुरल नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 2 and 5। अगर कोई सा भी नंबर
यूनिट डिजिट 0 है, दैट मीन्स वो 2 और 5 दोनों से ही क्या रहेगा, डिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो प्राइम्स होने चाहिए वो होने चाहिए 2 और 5। तो मैंने देखा कि 4 टू द पावर n को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 2n बाय फंडामेंटल थ्योरम। 5 डज नॉट, सॉरी, 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n फॉर एनी n। Therefore 4 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n। क्लियर है? मैं साइड हो जा रहा हूं, अगर आपको एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं अपने नोट्स में सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। चलिए, अब हमें चेक करना है कि क्या 6 टू द पावर n, क्या बोला गया है, 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे या देखेंगे। सबसे पहले मैं 2 को क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, दैट मीन्स 2 2 इंटू 3 लिखूंगा। 2 इंटू 3 का क्या हो जाएगा 6, इसकी होल पावर क्या है n, और हमें पता है इसको मैं अलग अलग कर लिख सकता हूं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, तो यहां पर वापिस क्या नहीं है, 5। यहां पर 5 नहीं होने के कारण इस नंबर में, यानी कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर मुझे 0 चाहिए तो मुझे उसके फैक्टराइजेशन में 5 चाहिए होता है। तो यहां पर क्या नहीं है, 5 नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता। वापिस से सारी चीज वही लिखी हुई है। ठीक है, आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम्स 2 एंड 5। आप चाहो तो ये इतनी चीज हटा भी सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखी हुई है ये सारी चीजें, आप यहां से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम्स 2 एंड 5। नाउ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू इंटू 3 टू द होल पावर n, दैट मीन्स 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। इसको कैसे लिखा हमने, फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू लिखा है। तो हमने देखा कि 5 डज नॉट एग्जिस्ट in the prime factorization of 6 to the power n, that means yeah, therefore 6 to the power n does not end with the unit digit 0। क्लियर है? आप लिख सकते हैं therefore 6 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो थम्स अप करेंगे, अगर नहीं आया है तो कमेंट करेंगे। और आपके डाउट क्लास जो होते हैं उनको मैं बता चुका हूं कि कैसे लूंगा, इंडिविजुअल लूंगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट रहेंगे हम व्हाट्सएप कॉलिंग से या फिर जूम पर आपको इंडिविजुअल कनेक्ट कर कर सिर्फ आपका ही जो डाउट रहेगा उसको मैं सोल्व करूंगा। चलिए, अब पूछा गया है कि एक्सप्लेन क्या करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। चलिए अब देखते हैं, पहले इनको सोल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या देख रखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये एक नंबर हुआ, ये एक नंबर हुआ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूंगा। 13 को जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11। 7 इंटू 11 क्या होता है, तो आप बोलोगे 77 प्लस क्या बचेगा, यहां से 13 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 13 इंटू 78। अब 78 को भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। क्लियर है? और ये इसके फैक्टराइजेशन आप देख पा रहे हैं कि ये मोर देन 2 है। ठीक है, चलिए 78 को भी फैक्टराइज कर देते हैं। दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 9, फिर 3 से 13, फिर 13 1। दैट मीन्स मैं यहां से इसको लिख सकता हूं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की कोशिश भी नहीं करनी है और लिखना भी नहीं है। यहां पे लिख देंगे देयरफॉर
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। किसको सोल्व करेंगे कि 7 इंटू 6 लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। दैट मीन्स यहां पर भी 5 है और यहां पर भी क्या है 5, दोनों जगह से 5 कॉमन आ जाएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 12 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 8 और कैरी 4 आ जाएगा, और 24 टू जा 96 96 एंड 4 100, ठीक है, प्लस 1। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 5 इंटू 100 सॉरी 1009। तो यहां से भी मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है इतनी बात? आप इजीली यहां से बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। आप कब तक नहीं बोल सकते, जब तक आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा। क्लियर है? यही ऐसे ही यह क्वेश्चन है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, और इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 इंटू 7। तो ये क्या रहेगा मेरा एक कंपोजिट नंबर। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है कल का हमारा, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, और कैसी रही आज की हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने सपोर्ट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।